कि जो मुल्क के अहम इश्यूज हैं और मुल्क के जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें बराबर लाई जा रही हैं जिससे लोग इमोशनली और जज्बाती तौर पर उलझें और अहम इश्यूज की तरफ उनकी तवज्जो न हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपको भी हम यही बताएंगे कि जो अहम इश्यूज हैं इस मुल्क के उन पर तवज्जो होनी चाहिए। वो एक एकेडमिक किस्म का इशू है। कुछ लोगों ने सब एक खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उनका एक तरीका है कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उनकी सीनेट होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, वहां हर साल चीजें बदली जाती हैं, तब्दीलियां की जाती है, वो रूटीन चीज है। लेकिन एक खत लिखकर उसको एक सेंसिटाइज करने की कोशिश जिस तरह से हो रही है, तो ये हम समझते हैं कि एक नॉन इशू को एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटीज का काम है, एकेडमिक काउंसिल्स का काम है, वो तय करेंगी कि कहाँ क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरह पढ़ाया जाएगा। तो हम ये समझते हैं और जमात इस्लामी ये बात समझती है कि अहम इश्यूज से मुल्क की तवज्जो नहीं हटाई जानी चाहिए। इसीलिए हमने आज के प्रेस नोट में भी आपने देखा होगा इस तरह के इश्यूज का हमने जिक्र नहीं किया है। तो जिस लेवल का इशू था उस लेवल का रिस्पांस हमने दिया और बात हो गई। सर, आपने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी पर हमें नजर रखनी चाहिए सर। अगर सर हुकूमत की कारकर्दगी पर हम नजर रखते हैं और सर उनके खिलाफ हम कुछ बोलते हैं सच के साथ सर, तो हुकूमत को कबूल नहीं करती, जेल जाती है। वो लोग बोलते हैं हुकूमत के खिलाफ। जी जी, तो इसके लिए क्या राय है, क्या करना चाहिए सर? और डरने की बात नहीं है कि ये हो जाए वो होगा। बहरहाल ये तो करना है इस मुल्क के लिए। ये आपने कहा सिटीजनशिप, पीपल आर रिनाउंसिंग सिटीजनशिप, Yes. nearly 1 million people, and you have also mentioned that there is an economic and social reasons. Do you have any specific data to support this claim that because of economic situation or the communal angle, is there any specific data? डेटा तो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। डेटा तो सिर्फ इसका मौजूद है कि कितने लोगों ने छोड़ा है। But you have mentioned that because of the economic situation or because of the communal situations, people are renouncing their citizenship. ये हमारा अंदाजा है और जो कुछ मीडिया में छप रहा है, आ रहे हैं, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, उससे यही अंदाजा होता है। अगर और इसके अलावा और कोई फैक्टर हो तो हम जानना चाहेंगे आपसे। सर, अमित शाह का भी एक बयान आया है। कौन सा भैया? अमित शाह ने अभी कहा है कि एनआरसी और सीए को लागू किया जाएगा कोविड से निपटने के बाद। तो क्या अगर ऐसी सूरत होती है तो क्या फिर उसी तरह की किसी तहरीक की जरूरत होगी? जी, फिर उसी तरह की तहरीक की जरूरत होगी मुल्क को? इसमें तो वक्त बताएगा, हुकूमत का रवैया बताएगा कि आवाम को क्या करना होगा। इंजीनियर साहब, मैं खुरम शहजाद बुलेटिन से। हाँ, क्या आपको लगता है कि सरकार जो घर घर तिरंगा मुहिम चला रही है और एक हफ्ते के लिए जगाने के लिए जो काम कर रही है, क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे? इसका समर्थन और विरोध करने का मसला ही नहीं है। किसको नहीं मालूम है कि तिरंगा हमारा झंडा है, हमारे मुल्क का झंडा है, और जब से मुल्क आज़ाद हुआ पूरा मुल्क तिरंगा फहराता है। अब ये एक नई मुहिम चलाकर आप एक सिंबॉलिक और एक टोकनिज्म को जो का माहौल बना रहे हैं और असल इश्यूज से लोगों को हटा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये लोगों को कौन सिखाएगा कि तिरंगा फहराना चाहिए और तिरंगा फहराना चाहिए और हमारी इंडिपेंडेंस का डे मनाना चाहिए? तो डे 1 से जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है पूरा मुल्क करता आया है। हुकूमत को वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए हुकूमत चुनी गई है। हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए है, हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के लिए है, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए है। जो मसाइल और बेरोजगारी के और महंगाई के और दूसरे जो मसाइल हैं उनको हल करने में हुकूमत संजीदगी दिखाए, और ये इस तरह की चीजों में लोगों को उलझाना ठीक नहीं है। तो आवाम सब कर रही है पहले से। तो इसको आप टोकनिज्म या कॉस्मेटिक एफर्ट? बिल्कुल बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हर दिल में तिरंगा है। हमें हर घर में तिरंगा से ज्यादा हर घर में नौकरी चाहिए, उसके लिए हुकूमत कुछ करे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टोकनिज्म है, हर घर में नौकरी दें। ये मुश्किल काम है, हुकूमत नहीं करना चाहती, सीरियस नहीं है। तिरंगा एक टोकनिज्म में चाहते हैं कि भाई हर घर में हो जाए। हम उनको बताना चाहते हैं कि हर घर में नहीं, हर दिल में तिरंगा है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग गोडसे को भी कुछ बड़ा आदमी मानते हैं, करते हैं। तो बहरहाल वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते।
जो गोडसे की तायद करते हैं या गोडसे की आइडियोलॉजी की तायद करते हैं या इस मुल्क में नफरत की तायद करते हैं, कोई बात कह सकता है, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट दिस कंट्री। अब्दुल हसन साहब आमतौर पे मुस्लिम तंजीमें मोदी साहब से मुलाकात नहीं करती हैं, जो मतलब रिलायबल तंजीमें हैं, मिलते तो बहुत लोग हैं जो मिलते हैं, जो कभी किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस टाइप की चीजों में, फिर उन पर शक होने लगता है कि ये लोग टेंटेड है, मशकूक लोग हैं ये लोग। तो फिर कौन मुसलमान रिलायबल है, कौन मशकूक है, ये कैसे तय हो? हमने कभी तय नहीं किया कि हम मोदी जी से मुलाकात नहीं करेंगे, जरूर मुलाकात करेंगे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जब भी उसकी जरूरत होगी हम करेंगे। कोविड के जमाने में ऑनलाइन ही मुलाकात हो सकती थी, ऑफलाइन नहीं हो सकती थी। तो मोहतरम सलीम इंजीनियर साहब ने डिफरेंट रिलीजन के जिम्मेदारों को 8-9 लोगों को जमा किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने टाइम दिया था और उन्होंने हमें 35 या 40 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हमारे सेशन में रहे और सारे मज़ाहिब के लीडरों ने जो कुछ कोविड के जमाने में हुकूमत से मिस हैंडलिंग हुई उस पर जो गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना और फिर उन्होंने अपनी बातें बयान की और बताया कि हम जितने NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुसलमानों के, हिंदुओं के, दीगर लोगों के, जो समाज में अपना फुट प्रिंट रखते हैं और वो रखते हैं, फुट सोल्जर्स रखते हैं और हमारे पास नज्म है, पैसे है, सब कुछ है, स्कीम है, लेकिन उन स्कीम को नाफिज करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, ये उन्होंने फरमाया था। इसमें एक बात और याद दिला दूं, हम पहले भी कहते रहे हैं, जमात इस्लामी इस मुल्क में जो भी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट समझती है और जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे बात करना हमारा राइट है, बात करना भी और अपनी शिकायतें या अपनी जो भी चीजें हैं, तो हम हमेशा उसके लिए जरूरत पड़ने पर तैयार हैं। लेकिन हम एजेंडा और इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ तस्वीर और फोटो के लिए या एक ऑप्टिक्स के लिए या दूसरे बाहर के मुल्कों को दिखाने के लिए कुछ चीजें हो, उस तरह की चीजों के लिए हम तैयार नहीं हैं। इश्यूज पर संजीदगी से जब भी बात होगी हम जरूर करेंगे और जैसा कि आपने बताया एक मौका मिला था ऑनलाइन, उस पर बात की गई। ये हुकूमत हिंद का एक बार फिर ये आया है, रिट्रेशन आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तब तक हम इस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि स्टेक होल्डर्स न चाहेंगे। तो आप उनके इस पॉजिटिव बयान पर हाउ डू रिएक्ट? ये बयान जैसा आप बता रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये एक दस्तूर में लिखी हुई बात है कि कॉमन सिविल कोड या दूसरे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिन चीजों का वादा किया गया है उसके बारे में कंडीशन है कि जितने भी मुताल्लिक लोग हैं उनके मशवरे और उनकी सहमति के बाद ही ऐसी कोई चीज लाई जा सकती। तो उन्होंने उसको दोहराया है और यही हमारा स्टैंड है कि जब तक सब लोगों की सहमति से कोई चीज बनती है तो वही कबूल की जा सकती। हम ये कहना चाहेंगे कि क्यों सिविल कोड ही यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म इनकम कोड क्यों नहीं होता है, यूनिफॉर्म कार कोड क्यों नहीं होता? कोई बहुत भारी कार में फिर रहा है, कोई बहुत सस्ती कार में फिर रहा है, सब इंडियंस, सबके लिए यूनिफॉर्म कार कोड क्यों नहीं होता है? सबके लिए यूनिफॉर्म हाउसिंग कोड क्यों नहीं हो रहा है? फुटपाथ पे तो काफी बड़ी आबादी पड़ी हुई है, तो ये तो हमें समझना चाहिए। हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं तो आखिर वहीं क्यों ले जाकर अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है? हम तो यूनिफॉर्म इनकम पॉलिसी के हक में है, तो उसके लिए जो यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटीज दिया जाए सबके लिए, नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, ये असल मुद्दे हैं। इन सब को हटाने के लिए इस तरह के इश्यूज उठाते हैं। जी गद्दारी साहब कुछ जी, मेरा छोटा छोटा 3 सवाल है। पहली बात ये कि हिंदुस्तान में रोलर टैक्स, साइमन एक्ट और डांडी यात्रा हो चुकी है। वो डांडी यात्रा हुई थी नमक की वजह से, जब नमक पे एक टैक्स लगाया गया था। अभी खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाया गया, दही पर, दूध पर और अनाज पर। तो क्या मुल्क एक बार फिर आजादी की उस तहरीक की तरफ बढ़ रहा है क्या? पहला ये सवाल है कि जब आम आदमी की रोजी रोटी का सवाल है, उसकी थाली में खाने का सवाल है, तो क्या मुल्क एक बार फिर आजादी की तरफ बढ़ेगा? दूसरी बात ये कि अभी मुस्लिम कहना चाहिए दानिश्वरों की और उलमा की एक मीटिंग हुई जिसे नाम दिया गया नहीं, इंटेलेक्चुअल के अलावा तमाम मज़ाहिब की उसको एक नाम दिया गया। तो
तो सवाल यह है कि वो पूरे के पूरे में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि एक मुसलमानों की तंजीम जो साउथ में काम कर रही है उस पर पाबंदी आयद की जाए। इस तरह का माहौल उससे उभर के आया है, इस तरह की बात आई। तो जमात इस्लामी का इस बारे में क्या अपना सोचना है, उसका क्या एक्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो पहली बात कही है वो यकीनन बहुत सीरियस है कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और आवाम के लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। और यही वजह है कि जब आवाम अपनी जिम्मेदारी और अपने राइट से जब गाफिल होने लगती है तो फिर हुकूमतें एरोगेंट हो जाती हैं। हिंदी में कहें तो निरंकुश हो जाता है शासन जब लोग बोलना छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं और एक हद पार हो गई है और शायद अब आवाम जो है बहुत संजीदगी से इन मसाइल का हल चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हुकूमत आवाम की इस बेचैनी को उसे समझना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही है, ऐसी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कराई जाती हैं, कौन कराता है वो सब हमको जानते हैं। लेकिन जो बात आपने कही है हमें नहीं मालूम वहाँ क्या रिजोल्यूशन आया, वो कोई उसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। 2 बार उसमें शरीक थे और उनको नहीं, लाया गया। जिस जो बैन करने वाली बात आपने उठाई है उसकी तस्दीक नहीं हो रही है कि वो रिजोल्यूशन में है कि नहीं है, किसने कहा है वो आप ज्यादा जानते होंगे। लेकिन हमारा मौका उस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले वाज़ेह हो चुका है और वो ये है कि हम बैन की मेंटलिटी को एक फासिस्ट मेंटलिटी समझते हैं। बैन करने की जो मेंटलिटी है वो एक फासिस्ट मेंटलिटी है। इस मुल्क में अगर कोई गैर कानूनी काम किसी भी तंजीम का कोई आदमी करता है, साबित होता है, तो उसके लिए कानून मौजूद है और उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बैन की मेंटलिटी है उसको हम एक फासिस्ट और एंटी डेमोक्रेटिक मेंटलिटी समझते हैं, चाहे वो किसी भी तंजीम के बारे में हो। इंजीनियर साहब, मेरा एक सवाल। जरूर। नैयर आजम मिल्लत टाइम से सर, आप जब हमें संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि सदन में आजकल ज्यादातर कानून बिना बहस के पास करा दी जाती है। अभी मानसून सत्र चल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि संसद की ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। तो क्या सर इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है या विपक्ष भी जिम्मेदार है? वैसे तो दोनों जिम्मेदार हैं, मगर हर चीज में जब दोनों बात कहते हैं तो सरकार ज्यादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि हाउस को चलाना, हाउस में जो नाराजगी है उसको एड्रेस करना, अपोजिशन पार्टीज के कुछ इश्कालात हैं तो उनको मुतमईन करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो यकीनन दोनों की वजह से माहौल बिगड़ता है, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी हाउस को चलाना, ऑर्डर में लाना और संजीदा डिबेट और बहस करना कराना, ये गवर्नमेंट की और उस हाउस का जो स्पीकर है उसकी जिम्मेदारी है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज।